नमस्कार। आज एक बार बात फिर से चीन और भारत की। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि चीन के साथ लद्दाख इलाके में पिछले मई महीने से तनाव का आलम है। इस बीच दोनों देशों की सेनाओं में हिंसक झड़प भी हुई, जिसमें बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। लेकिन याद रखिए कि इन शहीदों में बिहार के अलावा पंजाब, तेलंगाना सहित दूसरे राज्यों के जवान भी शामिल हैं। कहने का मतलब ये है कि बिहार रेजिमेंट सेना की एक टुकड़ी है और उसका नाम है बिहार रेजिमेंट। इसी तरह पंजाब रेजिमेंट, राजपुताना रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, गोरखा रेजिमेंट, कुल मिलाकर भारतीय सेना में 19 रेजिमेंट्स या टुकड़ियां हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि इन टुकड़ियों में नाम के आधार पर उस विशेष राज्य या क्षेत्र के निवासी ही शामिल हो पाते हैं। यहाँ ये सारी बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब 14-15 जून की दरमियानी रात बिहार रेजिमेंट के सैनिकों का सामना चीनी सेना से हुआ तो उसे इस ढंग से प्रचारित किया गया कि बिहार के जवानों ने अपना परचम लहराते हुए चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया है और बिहार वासी इन जवानों की शहादत को कभी नहीं भूलेंगे। और इस प्रचार तंत्र में हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे आगे थे। खैर, भारत एक संघीय राष्ट्र है और कई राज्य, कई भाषा, कई बोलियों और कई धर्म संस्कृति से मिलकर ये देश बना है। और जब बात देश के सीमा की रखवाली की हो तो वहाँ जवान तैनात होते हैं, न कि राज्य या धर्म के लोग। मतलब साफ है कि सियासी नफ़ा नुकसान को ध्यान में रखते हुए हमारे राजनेता भले अपने हिसाब से सेनाओं के पराक्रम को भुनाने की कोशिश कर लें, लेकिन वहाँ तैनात जवान एक दूसरे का दोस्त होता है, मददगार होता है और दुश्मन को मज़ा चखाने के लिए हर पल तत्पर होता है, तैयार होता है। खैर, इस बीच 29 और 30 अगस्त की दरमियानी रात को फिर से भारत चीन सीमा पर दोनों सेनाओं के बीच हिंसक झड़प की खबर आई, जिसमें हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की। हम सब जानते हैं कि चीन की सेना, जिसे PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, वो काफ़ी मजबूत और मुस्तैद है। लेकिन इस बार मोर्चे पर हमारी सेना का एक स्पेशल विंग तैनात था, जिसके बारे में कभी खुलकर चर्चा नहीं होती है। इस विंग या स्पेशल फोर्स के बारे में सेना के आला अधिकारी भी कुछ नहीं बताते हैं। कहा जाता है कि ये एक ऐसी स्पेशल फोर्स है जो सबसे कठिन इलाकों में सेना के साथ लड़ती है और इसका कंट्रोल सीधे कैबिनेट सेक्रेटरीट और PMO से होता है। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे उस स्पेशल फोर्स की कहानी जिसने बीते दिनों चीन को दी जबरदस्त पटखनी। क्या हम इस फोर्स के बलबूते ही चीन से दो हाथ करने के लिए हैं तैयार? लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रद्द किया पाकिस्तान दौरा। इमरान खान के विशेष आमंत्रण पर इस साल के अंत में पाकिस्तान जा रहे थे जिनपिंग। CPEC के प्रोजेक्ट में हो रही देरी से नाखुश बताए जा रहे हैं जिनपिंग। सीमा पर भारत के साथ तनाव को भी दौरा रद्द होने का बताया जा रहा है कारण। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO समिट में चीन को लेकर भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, क्षेत्रीय शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी। SCO क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए है अहम। 118 ऐप्स पर भारत के बैन के बाद चीन को टैगोर, योग और फिल्म दंगल की आई याद। कहा, हमारे रिश्ते तो 1000 साल पुराने, हम नहीं मानते भारत को खतरा। चीन के विदेश मंत्रालय का दावा, भारत ने अमेरिका के इशारे पर किए ऐप्स बैन। तो भारत और चीन के बीच जारी तनाव को समझने से पहले हमें थोड़ा तिब्बत के इतिहास को समझना होगा। और तिब्बत का इतिहास हमारे पड़ोसी देश नेपाल के बिना अधूरा है। दरअसल तिब्बत 19वीं सदी तक एक स्वतंत्र राष्ट्र होता था, लेकिन इसे समय समय पर अपने दक्षिण में बसे नेपाल से लड़ाई लड़नी पड़ती थी और नेपाल से एक समझौते के तहत उसे हर साल 5000 नेपाली रुपए हर्जाना के रूप में देने होते थे। इस हर्जाने से मुक्ति के लिए तिब्बत ने 1906 और 7 में नेपाल से युद्ध के लिए चीन से मदद मांगी। चीन ने तिब्बत की मदद की और उसे नेपाल से मुक्त करा दिया, लेकिन बदले में उसने तिब्बत पर ही कब्जा जमा लिया। लेकिन 5 साल बाद जब चीन में मांचू शासन का अंत हुआ तो तिब्बत के 13वें दलाई लामा ने 1912 में तिब्बत को फिर से आज़ाद घोषित कर दिया। इसके करीब 40 साल बाद यानी 1952 में चीन ने फिर चाल चली। चीन के सैनिकों ने तिब्बत पर आक्रमण किया।
चीन का ये आक्रमण तब हुआ जब वहां 14वें दलाई लामा को चुनने की प्रक्रिया चल रही थी। तिब्बत को इस लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। कुछ सालों बाद तिब्बत के लोगों ने चीनी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये अपनी संप्रभुता की मांग करने लगे। हालांकि तिब्बतियों को इसमें सफलता नहीं मिली। दलाई लामा को लगा कि वो बुरी तरह से चीनी चंगुल में फंस जाएंगे। इसी दौरान उन्होंने भारत का रुख किया। दलाई लामा के साथ भारी संख्या में तिब्बती भी भारत आए। ये साल 1959 का था, यानी 1959 का साल था। देश में जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी। नेहरू जी ने दलाई लामा सहित उनके तमाम अनुयायियों को भारत में शरण दी। लेकिन ये बात चीन को नागवार गुजरी। चीन अब भारत को मजा चखाने की फिराक में उचित वक्त का इंतजार करते हुए अंदरूनी तैयारियों में जुट गया। मगर इधर भारत को अंग्रेजों की लंबी गुलामी से आज़ाद हुए सिर्फ 12-13 साल ही बीते थे। भारत अपनी अधोसंरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने में लगा था। जर्जर आर्थिक हालत और खुद के पैरों पर खड़े होने के लिए भारत के सामने कई चुनौतियां थीं। नेहरू सरकार तमाम चुनौतियों से दो चार हो रही थी। लेकिन इसी बीच दलाई लामा को भारत में शरण देने के बाद से सीमा पर चीन की हिंसक गतिविधियां भी शुरू हो चुकी थीं। भारत की सैनिक ताकत चीन से कमजोर थी, लेकिन उसने सीमा पर इकट्ठा होना शुरू कर दिया था। सीमा पर तनाव बरकरार था और अंततः चीनी सेना ने 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में और मैकमोहन रेखा के पार एक साथ हमले शुरू किए। चीनी सेना दोनों मोर्चे में भारतीय सैनिकों पर भारी साबित हुई और पश्चिमी क्षेत्र में चुशुल में रेजांगला और पूर्व में तवांग पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। चीन ने 20 नवंबर 1962 को अंततः युद्ध विराम की घोषणा कर दी और साथ ही विवादित दो क्षेत्रों में से एक से अपनी वापसी की घोषणा भी की। हालांकि अक्साई चीन से भारतीय पोस्ट और गश्ती दल हटा दिए गए, जो युद्ध के बाद प्रत्यक्ष रूप से चीनी नियंत्रण में चला गया। खैर, इसी युद्ध के दौरान नेहरू जी की सरकार ने एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स यानी SFF का गठन किया था। इस फोर्स में विशेष रूप से तिब्बतियों को लिया गया था। जी हां, वही तिब्बती जो दलाई लामा के साथ भारत आ गए थे। भारतीय खुफिया अधिकारियों ने इस टॉप सीक्रेट यूनिट को भारत में तिब्बती शरणार्थियों और खूंखार खंफा लड़ाकों को शामिल करने के लिए तिब्बती गुरिल्ला सेनानियों की मदद ली थी। इसका गठन चीनियों से लड़ने के लिए हुआ था, जो चीन को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। ये वही स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है जिसने 29-30 अगस्त की रात को अपना पराक्रम दिखाते हुए पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट से चीनी सेना को खदेड़ कर अपना कब्जा जमा लिया है। आपको बता दूं कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को शुरुआती दिनों में इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी IB, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और अमेरिका की CIA ने ट्रेनिंग दी थी। कई दशकों तक फोर्स को चीन की न्यूक्लियर मिसाइलें तैनात करने की योजना पर नजर रखने को कहा गया। इसका हेडक्वार्टर उत्तराखंड के चकराता में है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में कम से कम 5 बटालियन हैं, जिनमें माउंटेन वॉरफेयर में ट्रेंड 5000 कमांडोज हैं, जो एलिट पैराट्रूपर्स हैं। इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का स्पेशल कोड है 22। इसे एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। एस्टैब्लिशमेंट 22 कहने के पीछे भी एक कहानी है। दरअसल स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पहले इंस्पेक्टर जनरल बनाए गए थे मेजर जनरल रिटायर्ड सुजान सिंह। मेजर जनरल सुजान सिंह दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे। उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया और ब्रिटिश भारतीय सेना में उनका अच्छा खासा कद था। चूंकि जब स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का गठन नेहरू जी की सरकार ने किया, तो उसके पहले इंस्पेक्टर जनरल के सम्मान में इस रेजिमेंट को एस्टैब्लिशमेंट 22 कहा जाने लगा। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना के ठीक एक सप्ताह बाद 1962 में चीन से युद्ध विराम की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की ट्रेनिंग जारी रही। मेजर जनरल सुजान सिंह गुरिल्ला युद्ध के अनुभवी थे और उन्होंने अपनी टीम को गुरिल्ला युद्ध की सारी तरकीबें सिखाईं, जिस वजह से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने कई बार युद्ध के मैदान में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। साल 1971 में बांग्लादेश युद्ध, साल 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार, साल 1984 में ही सियाचिन ग्लेशियर और साल 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने महती भूमिका अदा की है। हालांकि ये फोर्स आधिकारिक तौर पर सेना का हिस्सा नहीं है, लेकिन पूर्व सेना प्रमुख दलबीर सुहाग सहित कई अधिकारियों ने डेपुटेशन पर फोर्स के साथ समय बिताया है। यूनिट के हर कमांडो को पहाड़ी युद्ध, वॉरफेयर युद्ध, गुप्त अभियान और दूसरों के बीच खुफिया जानकारी एकत्र करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। चूंकि इस स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को चीन से लड़ने के लिए ही बनाया गया था, इसीलिए आज तक उनका रेजिमेंटल सॉन्ग भी चीन पर ही केंद्रित है, जो इस प्रकार है: एक दिन, निश्चित रूप से एक दिन हम चीनियों को सबक सिखाएंगे।
29-30 अगस्त की दरमियानी रात जब पूर्वी लद्दाख पर LAC पर चीन के साथ झड़प हुई तो बीते 3 महीने से चल रही तनातनी के बीच पहली बार स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने मोर्चा संभाला और चीनी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन इस दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का एक तिब्बती जवान शहीद हो गया है। दरअसल जब से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के नईमा तेंजीन की मौत की खबर सुर्खियों में आई है, तभी से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की चर्चा जोरों पर है। इस बहादुर टीम पर हम भारतीयों को नाज है और गर्व है देश के पहले प्रधानमंत्री पर, जिनकी दूरदृष्टि की वजह से आज हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए सेना की कई टुकड़ियों के साथ साथ स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी है और जिसमें तिब्बत से दोस्ती की खुशबू भी मौजूद है। तो ये थी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कहानी। आज खबर दुनिया में बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।